नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की ये 23 नंबर की क्लास है। और आपको अगर कोई भी नोट्स वगैरह लेने हैं या कुछ भी जानकारी लेनी है या फिर आपको कोई भी कोर्स ऐप से लेना है, कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप से, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9929261623 पर। ठीक है साथियों, देखते हैं आज की क्लास 23 नंबर की क्लास है। चलिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नंबर 1। आज का टॉपिक आप डालिए, बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न जो है हर एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है। लिखिएगा आप यहाँ पर, आदिकाल के संबंध में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन। आदिकाल के संबंध में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन। आदिकाल के संबंध में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन। तो आदिकाल के संबंध में जो आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन हैं, आज सारे के सारे कथन हम यहाँ लिखने वाले हैं। एक भी कथन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, यह सोच लेना अगर किसी भी एग्जाम में आता है तो। चलिए, नंबर 1 लिखते हैं। सबसे पहला जो कथन है वो है, शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में आदिकाल के समान इतने विरोधों और व्याघातों का युग कभी आया होगा। तो साथियों, ये जो कथन है यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका कथन है ये? यहाँ लिखिए, ये किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह कथन लिखा है, तो याद रख लेना इस कथन को अच्छे से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने कहा है कि भारतवर्ष में शायद ही साहित्य के इतिहास में आदिकाल का जितना विरोध हुआ, जितना उसका व्याघातों का जो युग रहा है, परेशानियों का, द्वंद्व का जो युग रहा है, वो शायद ही रहा हो। ऐसा आदिकाल का जैसा रहा कोई युग नहीं रहा होगा, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। तो ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन कथनों को जरूर याद रखने हैं आप लोगों को। ये आलोचकों के कथन है, ठीक है। दूसरा कथन यहाँ पर आता है, आदिकालीन साहित्य भाषा की दृष्टि से आदिकालीन साहित्य भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। ये भी किसने कहा है? ये भी हमारे जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन है साथियों। इसका कथन है, ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। वो कहते हैं कि आदिकालीन जो साहित्य है वो भाषा की दृष्टि से क्या है, अपभ्रंश को ही आगे बढ़ा रहा है। ऐसा कहने वाले भी यहाँ पर भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। चलिए, अगला तीसरे नंबर पर जो कथन आता है वो है आपका, लिखो अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन होगा। लिखो, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। तो मित्रों, ये जो कथन है ये किसका रहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इंपॉर्टेंट कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन क्या है कि प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था है उसी को हिंदी साहित्य का वहां से ही आरंभ माना जाता है, या उद्भव माना जाता है, या आविर्भाव माना जाता है। ऐसे कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं साथियों।
चलिए अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर का जो कथन है वो है, लिखिए यहां से, वीर गाथा काल का समय, महाराजा भोज से लेकर वीर गाथा काल का समय महाराजा भोज से लेकर हमीरदेव चौहान के काल के कुछ पीछे तक, पीछे तक समझना चाहिए। मतलब ये कथन कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग खुद इस बात को जानना भाई, ठीक है। और ये भी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। आचार्य रामचंद्र, ये भी कथन किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा है कि वीरगाथा काल का जो समय है वो महाराजा भोज से लेकर के हमीरदेव चौहान के काल के कुछ पीछे तक हमें समझना चाहिए, ऐसा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं साथियों। तो कितने कथन हो गए? 4 हो गए। 5वां कथन देखिए। 5वां कथन है, सारे कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक कथन आपकी कॉपी में होना चाहिए। बार बार इनको पढ़ोगे तो याद रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है याद नहीं होगा, याद हो जाएंगे। कुछ पॉइंट ऐसे पकड़ लो, जैसे महाराजा भोज से लेकर हमीरदेव चौहान तक, तो ये किसने बोला था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला था। अभ्रंश अवस्था से लेकर हिंदी साहित्य का आविर्भाव, ये किसने बोला था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला था। इस तरह से याद करना पड़ता है, ऐसे नहीं है पूरे के पूरे आप रटने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर अगला, इस काल की साहित्यिक सामग्री, इस काल की साहित्यिक सामग्री जो कुछ प्राप्त हैं, इस काल के साहित्यिक सामग्री जो कुछ प्राप्त हैं, उसमें कुछ असंदिग्ध हैं, कुछ संदिग्ध हैं और कुछ क्या है? संदिग्ध हैं। कुछ तो क्या है? असंदिग्ध हैं। यहां लिखो, कुछ तो क्या है? असंदिग्ध हैं और कुछ संदिग्ध हैं, ठीक है। कुछ क्या है? संदिग्ध हैं और कुछ असंदिग्ध हैं। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त हैं, असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त हैं, उसकी भाषा अपभ्रंश अथवा प्रकृताभास हिंदी ही है। उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात जो है प्रकृताभास हिंदी है। ये किसने कहा? ये भी साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही ये बात कही है। कितने कथन हो गए? 5 कथन हो गए भाई। ध्यान रखना इन सारे कथनों को, क्योंकि सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और एक साथ इस तरह से कथन आपको कोई नहीं लिखवाएगा, ये मेरा वादा है साथियों, ठीक है। बस आप लिखते जाइए, विश्वास करिए, विश्वास के साथ पढ़िए, ईमानदारी के साथ पढ़िए, क्योंकि मैं भी तो रोज आपके लिए मेहनत करके वीडियो डाल रहा हूँ, तो इसलिए आपको भी जो है पूरी ईमानदारी रखनी है, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है। बस विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है भाई, ठीक है। लिखिए 6ठे नंबर का यहाँ पर कथन, आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐतिहासिकता, आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐतिहासिकता, आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐतिहासिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वर और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का, मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है। संलग्न
दिखाई देता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है भाई। ये किसका कथन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये किसने बोला? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने ये कहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से मतलब अच्छे कथन हैं, ये आपको लिखने हैं और पढ़ने हैं बार बार। अच्छा लगे तो साथियों लाइक तो कर देना यार। ठीक है, चलिए। हाँ, एक सूचना मैं दे देता हूं, मैंने हिंदी की जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इसकी जो टेस्ट सीरीज है मात्र 99 रुपए में, यानी कि 99 भी नहीं, 96 रुपीज में करी हुई है। आप ज्वाइन कीजिए, उनमें टेस्ट जो डले हुए हैं उन्हें दीजिए। ग्रामर के, हिंदी साहित्य के, इतिहास के जो भी आपके टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट उसमें डले हुए हैं, आप उनको दीजिए। व्याख्या भी बहुत सारे टेस्ट की हुई है। 96 रुपीज कोई ज्यादा नहीं है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 96 रुपीज में ही है, कोई महंगा नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है साथियों, शायद आप मेरी बात को मानोगे और समझोगे। अगला लिखिए यहाँ पर, और अगला जो है 7वें नंबर का कथन है। 7वें नंबर के कथन में लिखते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन था, आदिकालीन कवि धार्मिकता, ऐतिहासिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वर और मनुष्यत्व के द्वंद्वों के जो समाहार है उससे संलग्न माना जाता है। ऐसा राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं आदिकाल को। आगे कहते हैं वो आदिकालीन आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित करना चाहता है। आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित करना चाहता है। चित्रित करना चाहता है। और ये किसने कहा है? ये भी राम स्वरूप चतुर्वेदी ने ही कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी का ही कथन है भाई साहब। ये भी किसका कथन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का ही कथन रहा है। ठीक है, चलिए 8वें नंबर पर 8वां कथन है, आदिकालीन साहित्य में वैविध्य। आदिकालीन साहित्य में वैविध्य, आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है। वैविध्य मतलब विविधता, भरपूर है। आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है। आगे लिखिए, विषयों का काव्य रूपों का काव्य भाषा के आधार पर, काव्य भाषा के रूपों का, विषयों का काव्य रूपों का और काव्य भाषा के रूपों का, काव्य भाषा के रूपों का। तो ये बहुत सारे वैविध्य उसमें देखने को मिलते हैं। और ये कहने वाले भी कौन हैं? हमारे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये कहा है कि आदिकालीन जो साहित्य है उसमें बहुत विविधता भरी पड़ी है, वैविध्य भरपूर है। फिर उन्होंने कहा विषयों का, काव्य रूपों का, काव्य भाषा का, बहुत सारी विविधता उसमें है, बहुत सारी वैविध्य उसमें देखने को मिलते हैं। ऐसा आचार्य जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वो कहते हैं। अगला कथन आता है यहाँ पर 9वें नंबर का जो कथन है वो लिखिए। 9वें नंबर का कथन है, आदिकालीन साहित्य मुख्यतया प्रेम और वीर रसों से संबंधित हैं। प्रेम और वीर रसों से संबंधित हैं। वीर रसों से संबंधित हैं। ये किसने कहा भाई? ये जो कहने वाले हैं ये भी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये किसने कहा? ये भी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही कहा है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे लिखते हैं, अगला जो कथन है 10वें नंबर पर लिखिए, आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतर्विरोधों का साहित्य है। परस्पर अंतर्विरोधों का साहित्य है। अंतर्विरोधों का क्या है? साहित्य है। अंतर्विरोधों का साहित्य है। अंतर्विरोधों का साहित्य है। तो ये किसने कहा? ये जो कहने वाले हैं ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा,
ये किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। एक टिप्पणी यहाँ पर लिख लीजिए, छोटी सी टिप्पणी, एक छोटी सी टिप्पणी यहाँ लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लिखना बहुत जरूरी है। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग, शुक्ल जी ने कहा, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग, लोक प्रवृत्ति का युग शुक्ल जी ने कहा है। याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का जो युग है वो किसने कह के पुकारा था? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह के पुकारा था साथियों। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं इसको, सारे जितने भी हमने कथन देखे हैं, आदिकाल से संबंधित जो आलोचकों के कथन हैं, सारे के सारे एक बार रिवाइज कर देता हूं। ये जो क्लास नंबर है आपको पता है 23 नंबर की क्लास है और आदिकाल के संबंध में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन है। देखो, पहला कथन है जो है वो है, शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में आदिकाल के समान इतने विरोधों और स्वाघातों का युग कभी आया होगा, ऐसा कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आप मोस्ट लगा लीजिए भाई, ये मोस्ट कथन है एक तरह से आपके लिए, मोस्ट है ये। फिर दूसरा कथन है, आदिकालीन साहित्य भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही क्या है? बढ़ावा है, अपभ्रंश को ही बढ़ावा देने वाला काल माना गया है, ऐसा कहने वाले भी आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा अगला कथन आता है यहाँ पर, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, बहुत बार देखा जाता है ये कथन। ठीक है, अगला कथन है, वीर गाथा काल का समय महाराजा भोज से लेकर के हम्मीर देव चौहान के काल के कुछ पीछे तक समझना चाहिए, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। अगला कथन आता है 5वें नंबर पर, इस काल की साहित्यिक सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसमें कुछ असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास ही होती है, हिंदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही है। अगला कथन आता है, आदिकालीन कवि धार्मिकता, ऐतिहासिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वर और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई दिया है, ऐसा आदिकालीन का साहित्य रहा है और ये कहने वाले हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। 7वें नंबर का जो कथन आता है, आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित करना चाहता था, ऐसा कहने वाले हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। 8वें नंबर का कथन है, आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है, विषयों का, काव्य रूपों का, काव्य भाषा रूपों का, ये वैविध्य बहुत देखने को मिलता है, ऐसा कहने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रहे हैं। अगला कथन आता है यहाँ पर, आदिकालीन साहित्य मनुष्यता यानी मुख्यतया प्रेम और वीर रसों से संबंधित है। आदिकालीन साहित्य मुख्यतया क्या है? प्रेम और वीर रसों से संबंधित रहा है, ऐसा कहने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रहे हैं। फिर उसके बाद में, आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतर विरोधों का साहित्य रहा, अंतर विरोधों का साहित्य रहा है, बहुत द्वंद्व इसके अंदर चले हैं, ऐसा कहने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहे हैं। और लास्ट में एक टिप्पणी मैंने आपको लिखाई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना कि आदिकाल को जो अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहने वाले कौन थे? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहने वाले जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और हमेशा रहेगी, क्योंकि इसमें आदिकाल से संबंधित बहुत सारे कथन मैंने एक साथ आपको लिखवा दिए, ये नहीं मिलेंगे कहीं पर भी। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली क्लास में 24 नंबर की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। चैनल से जरूर जुड़िएगा, चैनल को प्यार दीजिएगा और क्लासेस जब भी आप पढ़ना शुरू करो तो पहली क्लास से ही पढ़ना शुरू करना साथियों। जय हिंद, जय भारत। कोई भी अगर बुक्स लेनी है, कोई भी नोट्स लेने हैं तो जरूर संपर्क करें। आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, वहां से आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।